हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मेरी पहली हॉरर स्टोरी है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करते हैं। यह कहानी नोएडा शहर की है। यह सन 2010 की बात है। नोएडा नोएडा शहर में दूर दूर से लोग काम करने के लिए आते रहते हैं, जैसे झारखंड से, उत्तराखंड से, बिहार से। क्योंकि नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ से लोग आते रहते हैं। तो ऐसे ही ये कहानी दो दोस्तों की है, जो बिहार से नोएडा अपने काम के लिए रहने के लिए आए। उनको पैसे की दिक्कत थी, तो उन्होंने सोचा कि नोएडा चलते हैं और वहाँ पे अच्छा खासा कमाएंगे और वहीं पर रहेंगे। उनमें से एक का नाम रोहित था और एक का नाम सोनू। तो एक रात रोहित अपना रो, एक रात रोहित अपना काम करके वापस अपने रूम की तरफ लौट रहा था। तो उसे रास्ते में आधी जली हुई टिकट मिलती है। उसने उसे उठाया और थोड़ा ध्यान से देखने और पता चला कि यह लॉटरी की टिकट है, जो आधी बची हुई है और आधी जली हुई है। उसने आसपास देखा, उसके आसपास कोई नहीं था। उसने अपने जेब में वो टिकट रख ली और आगे बढ़ा। जब वह उस मकान में पहुंचा, जब वह अपने रूम पर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके पड़ोस के मकान की छत पर उसे कोई बंदा देख रहा है। मतलब उसे एक परछाई दिखी, जो कि वहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है और उसको देख रहा है। उसने इतना ज़्यादा नहीं सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा कि क्या हमारे पड़ोस में कोई और भी रहने के लिए आया है क्या? तो सोनू बोलता है, कहाँ? और तुम ये क्या बोल रहे हो कि कहाँ रहने के लिए आया है? रोहित बोलता है कि यार, इस बगल वाले रूम में, जो हमारे साथ में जो मकान है, उसमें कोई रहने के लिए आया है क्या? सोनू बोलता है, नहीं यार, कोई नहीं आया। रोहित बोलता है, पर मैंने देखा है यार। और वो अंदर अंदर ये भी कहता है कि शायद मेरा भ्रम हो, या फिर मैंने कुछ ऐसे ही थोड़ा दिमाग में थोड़ा सर दर्द वगैरह कुछ ऐसा हो, मैंने देखा हो। तो वह उस छोटे को उस बात को भूल जाता है। रोहित रोहित ने वह जो लॉटरी की टिकट जो मिली थी, वह सोनू को नहीं बताता है। वह अपने जेब में रखता है, उसे छुपाता है। और बाद में दोनों शाम रात को खाना बनाते हैं और खा पी के सो जाते हैं। अगले दिन सोनू अपने काम पर निकल जाता है। रोहित आज छुट्टी कर लेता है। उसकी सेहत थोड़ी थोड़ी खराब थी, मगर वह सोचता है कि जो भी गंदे कपड़े हैं उन्हें धो लिया जाए, रूम को थोड़ा अच्छा कर लिया जाए। जब वह पजामे में देखता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। वह जो लॉटरी की टिकट जो उसने पजामे में डाली थी, जो अपने लवर में डाली थी, वो ढूंढने लगता है उसको। सोच में पड़ जाता है कि मैंने अपनी जेब में डाली तो थी लॉटरी की टिकट, लेकिन वो गई कहाँ पे? अब जब रोहित अपने कपड़े धो लेता है, उनको सुखाने के लिए ऊपर जाता है, तो फिर वही व्यक्ति को देखता है जिसने उसको पिछली रात को देखा था। वह उनसे बात करना चाहता है और वह बोलता है कि यार, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा सकती। तो वह उससे कुछ सवाल करता है, कुछ ऐसे मान लो कि कुछ पूछता है कि जैसे कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है। उधर से इन बातों का कोई जवाब नहीं आता। वह इंसान उसको बस देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है, जो कि एक अलग ही तरह से मुस्कुरा रहा था। मतलब एक ऐसी मुस्कान जो कि काफ़ी डरावनी लग रही थी, कुछ अजीब सी लग रही थी। रोहित मन ही मन में, बहुत घमंडी लग रहा है यार, छोड़ो, मुझे ये बात नहीं करनी। अब रात को खाना खाते समय रोहित सोनू से कहता है, मैंने कहा था ना कि पड़ोस में कोई ना कोई आया है। आज जब मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए गया तो मैंने उसे फिर देखा। सोनू, यार ऐसी क्या बात कर रहे हो तुम? मैं उसी तरफ से आता हूँ। उस घर के सामने इतना बड़ा उस घर के दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है और उस पर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है।
यह बता तू कहीं तो पागल पागल तो नहीं हो गया है रोहित। दोनों में आपस में बहस होने लगती है कि कि तू पागल हो गया है। सोनू बोलता है कि तू पागल हो गया है। रोहित कहता है नहीं, मैंने उसको देखा है। दोनों में झगड़ा होता है, थोड़ी देर लड़ते हैं, फिर खाना खा के सो जाते हैं। अब अगले दिन रोहित भी देखता है कि बड़ा ताला लगा था। जब वह उस घर की साइड जाता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा ताला उस घर के सामने लगा हुआ है और उस पर धूल जमी हुई है। तो वो सोचता है कि यार मैंने किसको देखा था फिर, और इतना ज़्यादा मतलब इतना बड़ा ताला लगने के बाद इस घर में कोई अंदर कैसे आ सकता है, मैं किसी को कैसे देख सकता हूँ। अब रात में रोहित आता है और वह फिर उसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देखता है, और इस बार कुछ अलग हुआ था। वह व्यक्ति रोहित को देखकर मुस्कुराता है और वही लॉटरी की टिकट है उसके पास में आकर गिरती है। रोहित वहां से तुरंत भाग जाता है और अपने रूम में जाकर रूम का दरवाज़ा बंद करता है और अपनी रजाई के अंदर घुस जाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या सोचे। वह काफ़ी डर गया था। कुछ देर बाद सोनू अपने काम से आता है। सोनू कहता है रोहित कहता है सोनू से कि सोनू जा एक बार ऊपर जाकर देख के आना कि कोई सामने वाली कि जो दूसरे साइड में जो मकान है उसकी छत पर कोई है या नहीं है। सोनू मगर क्यों? रोहित जा तो सही, एक बार देख के तो आ। सोनू जाता है मगर उससे पहले उसे कुछ नहीं दिखता। मगर जब वह पड़ोस वाली छत पे देखता है तो एक व्यक्ति खड़ा उसे दिखता है और अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। सोनू काफ़ी घबरा जाता है उसको देखकर, और वह डरता हुआ सीधा अपने रूम में भागता है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। रोहित अभी रोहित उससे पूछता है अभी कुछ तो बोल, क्या हुआ? सोनू बस चुप हो जा। सोनू रोहित से कहता है कि अब हम इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेंगे। हम दोनों कोई अलग रूम ले लेंगे, अलग जगह कमरा ले लेंगे और वहीं पर रहेंगे। वह दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं अगली सुबह और मकान मालिक से कहते हैं कि हम यह मकान खाली करना चाहते हैं, तो हमने जो आपको एडवांस में किराया दे रखा है वह हमें वापस कर दीजिए। मकान मालिक कहता है कि वह तो नहीं मिलेगा, कि अब आपको यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। अब वो आपकी मर्जी है, अब आप जाना चाहते हो तो जाओ, रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन ये किराया आपको नहीं मिलेगा। अब रोहित और सोनू दोनों हताश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा रूम लेने के लिए पैसे नहीं थे, और नोएडा जैसे शहरों में तो रूम मिलना बहुत मुश्किल है और रूम बहुत महंगे हैं। अब रोहित और सोनू के पास कोई रास्ता भी नहीं था, तो अब रोहित और सोनू दोनों आपस में बात करते हैं कि अब हम उस घर की तरफ देखेंगे ही नहीं, और दोनों सीधा रूम में चले जाते हैं। मगर रोहित को थोड़ी सी हिम्मत करता है और फिर बाहर जाता है और अपने मकान के साइड वाले मकान की छत पर देखता है। उसे कुछ नहीं दिखता। वह यह फैसला करता है कि कुछ तो है यहाँ यार जो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे उसके बारे में जानना है, मैं इस बारे में पता लगाऊंगा। अब अगले दिन से रोहित अपने पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लग जाता है। वह आसपास में जितने भी जो लोग थे वहाँ पे जो रहते थे वह उनसे पूछता है। तो वहाँ पर जो जितने भी जो लोग रहने वाले थे वो सब नए थे, उनको इतनी ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। वहाँ बस उसको इतना पता चलता है कि वहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसमें 4-5 लोग रहते थे। रोहित आखिर में एक व्यक्ति के पास जाता है जिसका घर वहाँ बहुत पुराना था, जो वहाँ पर काफ़ी टाइम से रहता है। वह एक बुजुर्ग इंसान था, बूढ़ा था, मतलब ज़्यादा जवान नहीं था। तो वह उससे पूछता है कि चाचा आप मकान नंबर 420 के बारे में कुछ जानते हैं क्या? चाचा पहले तो ये बताओ तुम हो कौन? रोहित बोलता है कि चाचा मैं मकान नंबर 435 में रहता हूँ, और जो मेरे साइड वाले जो मकान है 420 का, उस पर मुझे छत पर एक व्यक्ति दिखता है जो मुझे अलग तरीके से देखता है, मुस्कुराता है, और मैं और मेरा दोस्त बहुत परेशान हो गए हैं। हमको काफ़ी डर लगता है क्योंकि वो बंद है और उस मकान के बारे में हमें कोई बताता भी नहीं है। तो प्लीज़ बताइए हमें कि उस मकान में ऐसा क्या है कि हमें वो बंदा क्यों दिखता है, क्या है? तो वो जो बुजुर्ग आदमी था
वो उनको बताता है कि सुनो, मकान नंबर 420 में कुल कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ वर्षों पहले लगभग 5 लोग रहते थे। उनमें उनमें से उनमें से 5 लोगों में से एक नौकर था जिसका नाम रामू था। वो एक पैर से लंगड़ा था, तो वो वहाँ पे काम करता था, तो उसको बहुत कम पैसे मिलते थे और उसको मारा जाता था, उसको गाली गलौज दिया जाता था, तो वह बहुत परेशान था। तो रामू जो था वो वहाँ से बहुत दुखी था। उसने वहाँ से काम छोड़ने का फैसला किया कि वह कहीं और काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको कुछ पैसे बहुत कम मिल रहे थे। तो वे जो मकान मालकिन है, जो मकान के जो ओनर थे, तो उन्होंने कहा कि तुम तो अपाहिज हो, तुमको कौन नौकरी देगा, हम ने तुमको रख रखा है, हमने तुमको पूरा एहसान किया है, ऐसी ऐसी बातें बोल के उसको वहाँ से भगा दिया। और उसको अपने जो उस महीने की जो पगार थी वो भी नहीं दी। अगले दिन उस नौकर ने, जो जिसका नाम रामू था, उसने 100 रुपये की एक लॉटरी की टिकट खरीदी। और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जो लॉटरी की टिकट उसने खरीदी थी वो जीत भी गया। उस लॉटरी के ऊपर 30 लाख का इनाम था। ऐसा मानो कि उसकी ज़िंदगी संवर गई। उससे कुछ दिनों बाद ही उसका पता भी, उसके कुछ दिन बाद जो रामू जो था, जो वहाँ पर नौकर था, जो काम करता था, उसका पता नहीं चला, वो गायब हो गया। रोहित रोहित ने पूछा चाचा से कि क्या आप उसे जानते हैं, क्या आपके पास उसका कोई फ़ोटो वगैरह है? तो उसने बोला कि हाँ, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। उससे पहले वो हमारे यहीं काम करता था। हमारा थोड़ा व्यापार में थोड़ा घाटा हुआ तो हम उसको सैलरी नहीं दे पाते थे, इसलिए हमने उसको हटा दिया, क्योंकि मेरा मेरा परिवार नुकसान में चल रहा था और उस टाइम पैसे देने के लिए नहीं थे हमारे पास इतने। तो हमने उसे हटा दिया। हाँ हाँ, मेरे पास उसकी एक फ़ोटो है। तो, तो जो तो जो बुजुर्ग जो चाचा थे वो उसको अपनी वो फ़ोटो, उसकी रामू की फ़ोटो ला कर देते हैं। तो जैसे ही रोहित उस फ़ोटो को देखता है वो बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश हो जाता है तो जो उसका जो रूम पार्टनर जो सोनू था, वो उसको ढूंढते हुए वहाँ पर आता है। उसको बेहोश देखकर वो बहुत घबरा जाता है, उस पे मुंह पर पानी पुनी मारता है, उसको उठाता है और उसको उठाकर अपने रूम में ले जाता है। और रूम में ले जाकर बोलता है कि यार रोहित, तुमको क्या हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ऐसा क्या है उस घर में? मतलब वो उससे सवाल जवाब करता है, पूछता रहता है। तो रोहित जो था, जो बेहोश हो गया था, वो उससे कहता है कि अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो सोनू कहता है कि तू उस चाचा के घर पे बेहोश क्यों हो गया था, वहाँ तू गया ही क्यों था, पता नहीं कैसे लोग हैं। रोहित बोलता है कि मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, और खा पी के सो जाते हैं। रोहित बस फैसला करता है अब उस मकान के अंदर जाएगा और वह अपने छत के रास्ते से पड़ोस के छत पे छलांग लगाता है और मकान के अंदर घुस जाता है। उससे फिर से वही नौकर दिखता है। रोहित, मुझे पता है। रोहित जो वो भूत है, जो नौकर है, जो मर गया था काफ़ी टाइम पहले, जो उसे दिखता था, वो उससे पूछता है, रोहित, मुझे पता है आप अच्छे हो, आप मुझे कुछ नहीं करोगे। वह नौकर की आत्मा एक डरावनी मुस्कान से लेकर रोहित की तरफ आगे बढ़ती है। रोहित, नहीं, बस अब नहीं, मैं जानता हूँ आप अच्छे व्यक्ति हैं। वह नौकर रोहित के पास पहुँचता है और उसका गला दबाने लगता है। सोनू उधर अपने रूम में देखता है कि रोहित उसे कहीं मिल नहीं रहा। वह रोहित को ढूंढने लग जाता है कि रोहित कहाँ चला गया, कहीं रोहित उस जो साइड वाले मकान था उसमें तो नहीं गया। वह नौकर बस रोहित का गला दबाकर मार ही रहा था कि तभी रोहित अपनी जेब से वह लॉटरी का टिकट निकालता है और उसे दे देता है। वह नौकर की आत्मा फिर भी उसे मारना चाहती थी, मगर रोहित कहता है, देखिए, मुझे आपके बारे में पता है, मैं आपकी सहायता करूँगा, कृपया प्लीज़ मुझे बताइए। मैंने सुना है आपकी लॉटरी लगी और उसके बाद आप कहीं गायब हो गए। रामू ये सब जानकर थोड़ा सा अपने जो उसका गला दबा रहा था उसको थोड़ा ढीला छोड़ देता है, धीरे धीरे धीरे, और वो अपने बारे में बताने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा कि मैं मरा कैसे, मैं एक आत्मा, मतलब भूत में, मैं एक, मतलब मैं मरा कैसे, मैं भूत कैसे बना, ऐसे बारे में, मतलब कुछ अपने बारे में वो बताने लगता है। वो कहता है कि ये जो लॉटरी की टिकट है, ये मेरी मौत का टिकट है।
जब मेरी लॉटरी लगी तब मैं बहुत खुश था कि मेरी लॉटरी लग गई, मेरे पास बहुत पैसे होंगे, मेरा घर गुजारा आराम से चल जाएगा। तो उसी शाम मेरे मालिक ने बुलाया, जिस मकान में मैं जिस मकान में मैं नौकर नौकर का काम करता था। तो जो मुझे पहले बहुत परेशान करते थे वो मुझे अब अच्छे से बोल रहे थे, अच्छे से प्यार से बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पानी वगैरह का पूछा और मतलब मेरी रिस्पेक्ट कर लेते। उसके कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है ना, हमने सुना है कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है। तो जो उस घर के मकान मालिक थे उन्होंने कहा कि तुम इस लॉटरी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, हमें ये लॉटरी दे दो, हम इसका इस्तेमाल अच्छे से करेंगे। तो रामू बोलता, तभी तो मैं सोचूं कि आप मुझसे आप मुझ पर इतना प्यार आप मुझ पर इतना प्यार कैसे दिखा रहे हो। उन भाइयों ने धमकी दी, अगर वह तूने हमने नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। तो रामू तो रामू उनको बोलता है, जो मकान मालिक थे, कि देखते हैं कि क्या होता है। उन दोनों भाइयों में से एक भाई ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे भाई ने जेब में से जो मेरी लॉटरी की टिकट थी उसको निकाला, और उनकी जो बीवियाँ थी उन्होंने चाकू से मेरा खून कर दिया, मुझे मार दिया। और ये जो मकान है ना, इसके जो नीचे इसका जो मेन बरामदा है उसके नीचे मुझे दफना दिया। और जब जब उन्होंने मुझे चाकू मारा तो मैं मर चुका था। लेकिन उसके कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरी जो लाश है, जो मेरा शरीर है, वो वहीं पर पड़ा हुआ था और मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों, मगर मेरी आत्मा यही थी। मैंने उन दोनों भाइयों को जला के मार दिया और उनकी बीवियों को भी। उसके बाद ये लॉटरी का टिकट और मैं बस यहीं रह गया। रोहित, शायद आपका शरीर अभी भी इसी बरामदे में ही है, इसलिए शायद आपकी आत्मा यहीं है। रोहित बरामदे में जाता है और जहाँ पर उसका शरीर है उस जगह को खोदने लगता है। वह जगह क्योंकि फर्श वगैरह बिछा रखा, तो वो बहुत हार्ड थी, वो बहुत कठोर थी, मुश्किल से खोदने पर थोड़ा बहुत खुदता है। रोहित सोनू के पास जाता है सहायता के लिए, और वो दोनों मकान की छत से दूसरी छत पर जाते हैं छलांग लगाकर, और दोनों बरामदे में जाते हैं और वहाँ पर खोदने लगते हैं। रजत खोदने लगते हैं। सोनू रोहित से बहुत सारे सवाल पूछता है कि यहाँ पर तो खुदाई क्यों कर रहा है, यहाँ पर ऐसा क्या है। वह कुछ नहीं बताता है, वह बस उससे बोलता है कि सोनू तुम बस मेरी सहायता करते रहो। थोड़ी देर लगातार खोदने के बाद उन्हें वहाँ पर एक बहुत पुराना कंकाल मिलता है। सोनू ये देख घबरा जाता है कि किसका है, ये क्या कर रहा है, और वहाँ से भाग जाता है। अब रोहित अकेले में ही उस जो वहाँ पर जो कंकाल जो मिला था उसको निकालता है और उसका अंतिम संस्कार करता है। और वह रामू की आत्मा को देखता है, तो रामू की आत्मा धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट देखती देखती गायब होने लगती है। मतलब वो आत्मा वो उसका अंतिम संस्कार करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। सोनू जो कि बहुत ज़्यादा डर गया था, वो बस जाने वाला था। उसने सोच लिया था कि वो अब एक पल भी यहाँ पर नहीं रहेगा। उसने अपना बोरिया बिस्तर समेट कर बिल्कुल रेडी कर लिया था, और वो रोहित का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही रोहित यहाँ पे आएगा हम दोनों ऐसे निकल जाएंगे, हम दोनों यहाँ पर 1% भी नहीं रहेंगे। तो रोहित जब रूम पर आता है तो सोनू उसको कहता है कि चलो भाई चलते हैं यहाँ से, यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ रहना सेफ नहीं है, यहाँ बहुत डर लगता है, ऐसा वैसा, मतलब बहुत कुछ बोलता है सोनू रोहित को। लेकिन रोहित उसे सब कुछ सच सच बताता है। रोहित उसे बोलता है कि वो जो भूत था उसकी मैंने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, या फिर जो भी हो उसको उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब वह हम दोनों को कभी नहीं मिलेगी, नहीं वह अब हम दोनों को कभी नहीं मिलेगी। और उसके बाद से उन दोनों को उस जो वहाँ पे जो आत्मा थी वो उन दोनों को कभी नहीं दिखी। अब वह दोनों आराम से रहते हैं और उसी घर में रहते हैं वो, और उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। तो दोस्तों ये थी एक कहानी जो कि एक नोएडा सिटी की कहानी है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ये मेरी पहली कहानी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी ही दमदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।